भारतीय दर्शन के बारे में मेरा रिपीट हो रहा है थोड़ा। तो भारतीय दर्शन के बारे में वैसे तो आप लोग को थोड़ा सा आइडिया है ही, भारतीय दर्शन क्या है और इसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है, बट फिर भी इसको थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो ये शब्द जो आप देख रहे हैं दर्शन, दर्शन जो शब्द है, आपने कभी पहले सुना है इस शब्द के बारे में? हैव यू हर्ड ऑफ दिस शब्द दर्शन? सुना है ना? राइट। तो दर्शन का अर्थ क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। दर्शन का अर्थ होता है तत्वों यानी सत्य को यथार्थ यानी सत्य का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। कोई भी तत्व है उसको एज इट इज उसको समझना, जैसे कि हमने मेटाफिजिक्स में किया था। मेटाफिजिक्स में हमने एक एक रियलिटी के एक एक एस्पेक्ट को समझने का प्रयास किया था। तो दर्शन शब्द का अर्थ भी यही होता है कि कोई भी तत्व को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ना है या जानकारी प्राप्त करना है, इसमें हमें सत्य का साक्षात्कार अनुभव करना भी होता है। तो जैसे कि हम आजकल फोकस कर रहे हैं ना इंटीग्रेटेड लर्निंग। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होता है? आप जो चीज को देख रहे हो, जो चीज को समझ रहे हो थ्योरी के साथ, बुक में देख रहे हो, उसको आप प्रैक्टिकली अनुभव करिए, उसको हम इंटीग्रेटेड लर्निंग बोलते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग मतलब हमारी थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों आती है। तो दर्शन में यहाँ पे भी सिर्फ आपको पढ़ना या जानकारी प्राप्त करना नहीं है, इसमें आपको सत्य का अनुभव करना है। अभी तक सत्य क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता, बट जिन्होंने सत्य की सही खोज की है वो पूरे दावे के साथ बता सकते हैं कि वो सत्य है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है। जब किसी ने एक्सपीरियंस किया, जैसे कोई मेडिटेशन प्रैक्टिशनर है, उन्होंने कोई सत्य की खोज की, फिर उसको अनुभव किया, अनुभव करने के बाद वो दावे के साथ बता सकते हैं कि दिस इज द ट्रुथ। ठीक है? तो दर्शन यानी कि सत्य का अनुभव करना। और तीसरा पॉइंट, तर्क विचार और अनुभव के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास ही दर्शन कहलाता है। दर्शन शब्द जो कि दृश्य धातु से बना है, जिसका मतलब होता है देखना। बट यहाँ पे हमारा देखना का मतलब क्या होता है? सच्चाई को देखना। सच्चाई को देखने के लिए यहाँ पे जो एपिस्टेमोलॉजी में हम जो एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ नॉलेज लेके चलते हैं, उसमें बहुत सारे सोर्सेस ऑफ नॉलेज है। परसेप्शन यानी कि हम किसी चीज को देखते हैं डायरेक्टली तो परसेप्शन हो गया, वैसे ही हमारा अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, ये सब परसेप्शन में आता है। तो यहाँ पे दर्शन शब्द का मतलब ये होता है कि किसी भी जो तत्व है उसको उसके बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि दर्शन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, ये पॉइंट के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। पशु केवल अपनी सहज प्रवृत्तियों के अनुसार जीवन जीते हैं। हमें मालूम है जो एनिमल्स है उनमें इंस्टिंक्ट होता है, दे लर्न बाय देयर इंस्टिंक्ट। ओके, बट जब मनुष्य की बात होती है तो उनमें क्या होता है? इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होता है, जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, विवेक होता है। तो बुद्धि और विवेक से वो सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं। तो मनुष्य केवल वर्तमान नहीं बल्कि भविष्य के परिणामों के बारे में भी सोचता है। जैसे कि अभी हमने अनुप्रेक्षा में पढ़ा था कि हमें चिंतन करना है। किसका चिंतन करना है? कोई बताएगा? अनुप्रेक्षा शब्द का मतलब क्या होता है? चिंतन करना, बट किसके बारे में चिंतन करना? मैं पहले जो जाना है मैडम, उसी के ये बार बार मनन करना है। हाँ, जो सकारात्मक विचार है वो बिल्कुल सही बात है हाँ संदीप हाँ। जी, बट साथ ही साथ किसी भी जो इवेंट है, भविष्य के जो भी एक्टिविटीज है उसके परिणामों के बारे में चिंतन करना, तो ये एक प्रकार से दर्शन में भी आता है। दर्शन की आवश्यकता आती है कि हम जो आने वाले भविष्य के परिणाम है उसके बारे में सोचें, और इसीलिए मनुष्य अपने जीवन और संसार के सत्य को जानना चाहता है। उसकी एक इच्छा है कि संसार का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, उसके बारे में जानकारी लिया जाए। तो इसीलिए वो दर्शन को पढ़ने की जरूरत रखता है। ठीक है, अब दर्शन किन प्रश्नों का उत्तर खोजता है? यहाँ पे आप कुछ सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पे।
इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं जिसके बारे में दर्शन के थ्रू हमें आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि सवाल है मैं कौन हूं, हु एम आई। नेक्स्ट, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। यह संसार क्या है, व्हाट इज दिस यूनिवर्स। वैसे क्या इस संसार का कोई सृष्टिकर्ता है, इज देयर एनी क्रिएटर फॉर दिस यूनिवर्स। देन मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ अ ह्यूमन शुड लिव, अ ह्यूमन बीइंग शुड लिव। कि सही और गलत का निर्णय कैसे करें, हाउ टू डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इस प्रकार के सारे सवाल हम दर्शन की मदद से खोजने का प्रयास करते हैं। ये ऐसे सवाल है जो काफी एब्स्ट्रैक्ट है, काफी सब्जेक्टिव है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बट व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, अब नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की विशेषता। तो भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, परम सत्य यानी कि तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि साक्षात्कार करना ही भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। इसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है, सम्यक दर्शन। और इसका मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि सत्य का अनुभव करना भी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि दर्शन में सिर्फ आपको ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता है, तो जो भी हम अभी कंपैरेटिव फिलॉसफी पढ़ेंगे इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज में फोकस नहीं करना है, हमें इस नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली लाया जाए उसमें भी फोकस करना है। तो ये है पूरा इंटीग्रेटेड लर्निंग, समन्वय ये प्रैक्टिकल का और जो हमारा प्रेजेंट डेज रियलिटी है, जो अनुभव है प्रैक्टिकल के साथ साथ जो हमारा बुकिश नॉलेज है, थ्योरी, वो सबका एक साथ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का अभी महत्व क्या होता है, कोई बता सकता है यहाँ पे सम्यक दर्शन का महत्व। सम्यक दर्शन होता क्या है सबसे पहले, right knowledge, absolute knowledge, यथार्थ ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, नोइंग, बिल्कुल जैसा है वैसा नोइंग भी हो जाता है, टू नो, राइट नोइंग। यस यस, वेरी राइट, वेरी ट्रू। तो जब भी सम्यक दर्शन का जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो जैसे कि भारतीय दर्शन में बताया है कि सम्यक दर्शन के ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो कर्मों के बंधन से मुक्त होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कर्मों के बंधन से मुक्त होना। दूसरा कि उसके पास सही दृष्टि यानी कि सम्यक दर्शन अगर नहीं है तो वो संसार के मोह में फंसा रह जाता है। तो सम्यक दर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी राइट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें पता नहीं कि व्हाट इज राइट तो वी विल नेवर मूव टुवर्ड्स द राइट। हमें पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, तो हम कभी वो सही फैसले और सही डिसीजन की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो सम्यक दर्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, अब यहाँ पे जो हम दर्शन मुख्य रूप से देख रहे हैं, दर्शन जो है दो भागों में डिवाइडेड है, एक तो भारतीय दर्शन और दूसरा पाश्चात्य दर्शन। अब यहाँ पे देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन क्या होता है और उसका विषय क्या क्या होता है। पाश्चात्य दर्शन जो वेस्टर्न फिलोसफी है, मोस्टली उसने क्या किया है कि जो भी नई नई इन्वेंशन आई, डिस्कवरीज आई, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में कैटेगराइज कर दिया गया। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा हुआ है। तो जैसे कि समय के साथ अलग अलग जो भी विषय यानी सब्जेक्ट का विकास हुआ, उसको अलग अलग स्वतंत्र विज्ञान बना दिया गया। ये वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन का एक खूबी रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो भी हम अभी दर्शन पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ये ही था, इट वाज फिलॉसफी ओनली, कोर फिलॉसफी। देन बाद में इसको जो जब ये साइंटिफिक होने लगा तो उसको साइंस में डिवाइड कर दिया गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सब ऐसे सब्जेक्ट्स में धीरे धीरे डिवीजन होता रहा। तो वैसे ही यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन में काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स बताए गए, जैसे कि भौतिकी, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, मेडिसिन।
इस प्रकार के सब्जेक्ट्स, इस प्रकार के विषय आज स्वतंत्र विज्ञान हो गए हैं, बट पहले ये सब दर्शन के ही पाठ में आते थे, दर्शन के ही अंदर आते थे। ठीक है, और दर्शन का कार्य इन विज्ञानों के निष्कर्षों की समीक्षा और व्याख्यान करना बन गया। मतलब अब ये सारे जो विज्ञान है, इसका लिटरेचर रिव्यू और साथ ही साथ इसका डिस्क्रिप्शन, ये सारे कार्य दर्शन का हो गया। तो अब ये आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा कि वेस्टर्न फिलॉसफी में एक्चुअली है क्या। वेस्टर्न फिलॉसफी में सिस्टमेटिकली सब कुछ अरेंज करके उसको एक विषय रूप में स्थान दे दिया गया। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि दर्शन होता क्या है, फिर दर्शन की विशेषताएं क्या होती है, और साथ ही साथ भारतीय दर्शन और जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी आगे जो भारतीय दर्शन है, इसमें अगर विषय का अध्ययन होता है तो वो इंटीग्रेटेड होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो बहुत पुराने समय में जो शिक्षा दिया जाता था, वो हर टाइप का शिक्षा दिया जाता था, मतलब वहां पे कोई डिफरेंस नहीं किया जाता था। जो गुरुकुल होता था, तो गुरु के पास जब बैठ के लर्निंग ली जाती थी, टीचिंग होता था, तो गुरु वो शिष्य को जो लगता था कि ये कैपेबल है सीखने के लिए, वो सिखाता जाता था। इस प्रकार की शिक्षाएं होती थी, यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग होता था। इंटीग्रेटेड लर्निंग यानी समन्वित लर्निंग, उसको कुकिंग स्किल से लेके अपने आप को सिक्योर करने के लिए स्किल, साथ साथ रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, जितने भी इंपॉर्टेंट स्किल्स है सब दी जाती थी। बट बाद में जब चीजें सिस्टमेटाइज्ड होने लगी तो चीजों को बहुत कैटेगराइज कर दिया गया, स्वतंत्र बना दिया गया। तो भारतीय दर्शन जो था वो काफी समन्वित या इंटीग्रेटेड रहा है, और यहाँ पे तत्व ज्ञान, तर्क, नैतिकता, मनोविज्ञान, ज्ञान मीमांसा, ये सबको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, इसको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था, और अलग अलग पढ़ाने का कार्य वेस्टर्न फिलॉसफी से ही शुरू हुआ। ओके, तो इन सभी को जोड़कर जीवन के संपूर्ण सत्य को समझने का प्रयास किया जाता है। तो ये भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, अब पाश्चात्य दर्शन की मुख्य शाखाएं क्या है? अब आप लोग मुझे बताइएगा, ये सब्जेक्ट आपने पहले सुना है या नहीं? तत्व मीमांसा तो आप लोग ने सुना ही है, मेटाफिजिक्स लास्ट सेमेस्टर में पढ़े मेटाफिजिक्स के बारे में। इसमें हमने ईश्वर, आत्मा, संसार, प्रकृति, सभी चीजों का अध्ययन किया है। दूसरा, ज्ञान मीमांसा के बारे में आपने सुना है, ज्ञान शास्त्र के बारे में? नहीं सुना। ज्ञान मीमांसा, जिसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, जैन एपिस्टेमोलॉजी तो आप पढ़ रहे हैं, राइट? आपका सब्जेक्ट मिला है शायद इस समय, इस सेमेस्टर में। तो ज्ञान मीमांसा जो है, या ज्ञान शास्त्र जो शास्त्र है, वो इन प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर करता है, जैसे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, और ज्ञान कितना सत्य है। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम ज्ञान मीमांसा के थ्रू आंसर कर पाते हैं। ओके, अब मतलब ज्ञान मीमांसा से हर चीज जो नॉलेज से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, ज्ञान कहाँ से आता है, ज्ञान को कैसे उसका विभाजन कर सकते हैं, कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब हम ज्ञान मीमांसा में ढूंढते हैं। ओके, वैसे ही तर्कशास्त्र यानी लॉजिक में सही सोचने और सही तर्क करने के नियम। वैसे ही नीति शास्त्र और आचार शास्त्र में सही क्या है, गलत क्या है, मनुष्य का कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सब नीति शास्त्र में आता है। फिर उसके बाद एस्थेटिक्स पे एक सब्जेक्ट है जिसको सौंदर्य शास्त्र कहा जाता है, जहाँ पे सौंदर्य और कला का अध्ययन होता है। वैसे ही मूल्य मीमांसा होता है जिसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे जीवन के मूल्यों का अध्ययन होता है। द वैल्यूज ऑफ लाइफ आर स्टडीड हियर, ये है एक्सियोलॉजी। तो ये सारे जो आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये पाश्चात्य दर्शन की मुख्य शाखाएं हैं, ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दोनों में समानताएं क्या है?
दोनों में समानता ये है, सबसे पहला, कि दोनों का उद्देश्य क्या है? टू फाइंड द ट्रूथ, सत्य की खोज करना। ठीक है, दोनों में आत्मा, संसार, ईश्वर, ज्ञान, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस पे विचार किए जाते हैं। अब ये सारे कॉन्सेप्ट क्या आप कोई और सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं? ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, संसार के बारे में, ज्ञान के बारे में, कोई ऐसे सब्जेक्ट्स बताइए जो आपने अभी तक पढ़ा है, स्कूलिंग से लेके कॉलेज से लेके अभी तक, जिसमें इस विचारों पे चिंतन करना सिखाया जाता है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट रहा है अभी तक जहाँ पे हम संसार की, आत्मा की, ज्ञान की बातें करते हैं? तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो हम दर्शन पढ़ रहे हैं, दर्शन में ही ऐसे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि दर्शन जो है वो बहुत ही ओपन फील्ड है। आप यहाँ पे फ्रीली कोई भी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं बिना कोई जजमेंट के, कि सही होगा या गलत। जैसे साइंस में जजमेंट होता है कि आपका जो वैल्यूज होगा वो रेलिवेंट होगा या नहीं होगा, उसमें काफी जजमेंट होता है। बट यहाँ पे इन सवालों पे विचार किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये दोनों दर्शन यही कोशिश में लगी है कि कैसे हम ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करें, कैसे ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाए। सबका एक ही उद्देश्य रहा है। तो दोनों में भिन्नताएं क्या है वो देखते हैं। अभी तो हमने सिमिलैरिटीज देखा, दिस वाज द सिमिलैरिटीज। अब हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में देखिए, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन यानी वेस्टर्न फिलोसफी। अभी जैसे कि मैंने सबसे पहला बात आपको बताया कि भारतीय दर्शन जो है सब कुछ एक साथ स्टडी करने का, अध्ययन करने का या बताने का प्रयास करता है। मतलब भारतीय दर्शन फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड साइंस ऑफ लिविंग। इंटीग्रेटेड लिविंग यानी अगर भारतीय दर्शन कोई वैल्यू पॉइंट या कुछ बता रहा है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? फुल ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे ही पाश्चात्य दर्शन जो है विषयों को अलग अलग शाखाओं में बांटकर अध्ययन करता है। पाश्चात्य दर्शन एनालिसिस पे फोकस करता है, यानी चीजों को टुकड़ों में डिवाइड कर करके उसका स्टडी करता है। अब लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का इंपॉर्टेंट लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये है भारतीय दर्शन का मेन लक्ष्य। अब पाश्चात्य दर्शन का क्या है? ज्ञान, तर्क और वैज्ञानिक विश्लेषण। ये है पाश्चात्य दर्शन का। अब नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय दर्शन जो है साक्षात्कार पर विश्वास करते हैं, यानी जो भी अगर है सच तो अनुभव होना चाहिए। अगर आत्मा है तो अनुभव होना चाहिए, गॉड है तो वो अनुभव होना चाहिए, संसार है तो वो अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस का आंसर भारतीय दर्शन करता है, बराबर है। और वैसे ही जो पाश्चात्य दर्शन है वो तर्क पे फोकस करता है, लॉजिक, कि आप गॉड के बारे में बता रहे हो तो वो लॉजिकल होना चाहिए। तो इसलिए अब देखेंगे कि वहां पे जो भी गॉड रिलेटेड आर्ग्यूमेंट्स दिया है वो बहुत ही लॉजिकल दिया है, सवाल जवाब के रूप में। किसी अगर फिलोसोफर ने पूछा, मतलब बोला कि अगर गॉड होता है तो इंसानों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है, तकलीफ क्यों है? तो वहां पे लॉजिकल आंसर आता है कि गॉड ही चाहते हैं कि सब अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने, अपनी हिडन पोटेंशियलिटीज को पहचाने, और इसीलिए इतनी तकलीफ है। तो एक प्रकार से तार्किक आंसर्स हम वेस्टर्न फिलोसफी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अब भारतीय दर्शन में दर्शन और जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं, और दूसरा पाश्चात्य दर्शन में दर्शन जो है वो बौद्धिक अध्ययन है, इट्स इंटेलेक्चुअल। मतलब जो भी बातें होगी, जो भी चीजें होगी वो इंटेलेक्चुअल होगी, मतलब इट शुड क्लिक अवर माइंड। ओके, और वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं तत्व ज्ञान, नैतिकता, मनोविज्ञान आदि का समन्वित अध्ययन, ये है हमारा भारतीय दर्शन। और यहाँ पे प्रत्येक विषय को अलग अलग विकसित हम देख सकते हैं वेस्टर्न फिलोसफी में। ठीक है, तो आप लोग में से अभी बताइए आपको ये दोनों दर्शन में कौन सी विशेषताएं सबसे अच्छी लगी? मतलब पाश्चात्य दर्शन सबसे अच्छा लगा या आपको ये भारतीय दर्शन अच्छा लगा, और क्यों?
थोड़ा सा एक पॉइंट बता सकते हैं कि दोनों में आपने अभी अंतर समझा, दोनों दर्शन में से कौन सा अभी तक आपको बेहतर लगा? भारतीय दर्शन ही अच्छा है मैडम, क्योंकि ये सभी को साथ में अ, पढ़ाई करता है इसलिए। ओके, ठीक है। संजय जी बोल रहे सबकी पढ़ाई साथ में हो जाती है। हाँ, और कोई बताना चाहता है इसके बारे में? नहीं मैडम, वेस्टर्न अच्छा है बिकॉज हमारे भारतीय दर्शन में क्या है कि वी आर जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जबकि वेस्टर्न फिलोसफी में एक ही सब्जेक्ट हो, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं, एक ही सब्जेक्ट को बिल्कुल सुपर डुपर सूक्ष्म में जाते हैं, तभी वो डेवलपमेंट कर पाते हैं, तभी वो वैज्ञानिक विश्लेषण पे कर पाते हैं। तो मेरी समझ से आज की परिप्रेक्ष्य में वेस्टर्न फिलोसफी बेटर है। ओके, अनिल जी का ऐसा बोलना है। स्वरूप जी आप भी बताइए, विच फिलॉसफी इज बेटर? मैम भारतीय दर्शन बेटर लगा, क्यों बोले तो उसमें अनुभव की बात की है मैम, एक्सपीरियंस की बात की है। और ये वेस्टर्न फिलोसफी आके प्रैक्टिकल नॉलेज उसके बारे में किया मैम, उनके ज्ञान के बारे में, वो तो लिमिटेड रहेगा। और एक्सपीरियंस हम बोले तो थोड़ा लाइक बेटर रह सकता है मेरे हिसाब से। ओके, प्रिया जी आप बताइए। दोनों अपने अपने स्थान पर है, बिकॉज वी बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा, हम कर्मों पर बिलीव करते हैं, तो वी कैन डिफाइन मोर। उनका जो है प्योरली साइंस है, तो वह हर चीज साइंस से भी करते हैं, और थोड़ा उनका वो मतलब दे रिसर्च वेरी डीपली, छोटा काम भी करेंगे तो दे डू इट वेरी डीपली करके उसको प्रूव भी करके बताएंगे। वो कंप्लीटली साइंस फॉर्मेट में लेके आते हैं। हम वही चीज को एनर्जी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, हम वही चीज को कर्मा के रूप में भी हम उसको ऐसे समझते हैं भारतीय दर्शन में। ओके, सो समता दोनों जी, का हाँ। समन्वय करे तो इनफैक्ट वी गेट मोर थिंग कि हमें उस तरफ से भी सोचना चाहिए। देयर आर लॉट्स कि हम वेस्टर्न फिलोसफी से भी बहुत सोच सकते हैं, जो हम सोचते ही नहीं है मैम कभी। हाँ हाँ, वी ऑलवेज true. स्टिक टू दैट भारतीय दर्शन, हमको वो उस वाला डेवलपमेंट तो हम होता ही नहीं है हमारे अंदर। ओके, ठीक है। ओके, तो ठीक है, यहाँ तक आपको एक क्लैरिटी तो आ गई कि भारतीय दर्शन क्या होता है, पाश्चात्य दर्शन क्या होता है, और दोनों की विशेषताएं क्या है, दोनों में डिफरेंसेस, भिन्नताएं क्या है। अब थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे, दर्शन शब्द का मतलब तत्व का यथार्थ ज्ञान। भारतीय दर्शन का लक्ष्य सम्यक दर्शन एवं मोक्ष। पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का तार्किक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण। तो ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत सही है, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा दर्शन आपको ज्यादा अच्छा उपयोग दे सकता है, क्योंकि एवरीथिंग इज अबाउट एप्लीकेशन। भारतीय दर्शन में आपको सम्यक दर्शन एवं मोक्ष के बारे में जानकारी मिल रही है, बट पाश्चात्य दर्शन उस पर ज्यादा फोकस नहीं है, वो फोकस करता है वैज्ञानिक विश्लेषण पे। अब भारतीय दर्शन जो है वो समन्वयवादी है, यानी इंटीग्रेटेड है, और जबकि पाश्चात्य दर्शन जो है स्पेशलाइजेशन पर आधारित है, जैसे कि अनिल जी बोले मल्टी स्पेशलिटी इन एवरीथिंग, सो दैट इज कमिंग अंडर दिस पाश्चात्य दर्शन। तो सम्यक दर्शन जो है वो कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग माना गया है। कर्म बंधन जो है उससे कैसे मुक्ति मिलती है और क्या उसमें प्रयोग किए जाने चाहिए, ये सब हम भारतीय दर्शन में देख सकते हैं। तो भारतीय दर्शन का अगर अर्थ माना जाए तो इसको सिर्फ हिंदू दर्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी भारत में जब भी विकसित हुआ है तब तक जो भी दार्शनिक विचारधाराएं हैं उस सबको मिला के भारतीय दर्शन कहा गया है, और इस पर्टिकुलर दर्शन में सब आता है, यानी हिंदू, जैन, बौद्ध, चारवाक सभी दर्शन इसमें शामिल है। तो भारतीय दर्शन क्या है? इंक्लूसिव, समावेशी है और व्यापक, यानी ब्रॉड अवधारणा है। इसमें इंक्लूसिव एंड ब्रॉड ये दोनों कैटेगरी हमें भारतीय दर्शन में मिलता है। तो यहाँ पे याद रखना आपको क्या, कि भारतीय दर्शन जो है भारत में विकसित सभी दर्शन आता है, और ये सिर्फ हिंदू दर्शन नहीं कहलाता। हिंदू दर्शन किसको बोलते हैं? जो कि वैदिक परंपरा से जुड़े हुए दर्शन है, उसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं। तो जब हम भारतीय दर्शन पढ़ रहे हैं तो हम इंटीग्रेटेड दर्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें जो भी ट्रेडिशंस डेवलप हुए हैं, जो भी ट्रेडिशंस का विकास हुआ है, वो सबको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो भारतीय दर्शन की व्यापक और उदार दृष्टि में अगर हम देखते हैं, इसका सबसे बड़ी विशेषता है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म, इट गिव्स
एक प्रकार का इम्पोर्टेंस टू लिबरल थॉट्स। ठीक है, तो प्रमुख विशेषताएं में देख सकते हैं, सभी विचारों का सम्मान करता है। इंडियन फिलॉसफी जो है, इट गिव्स रिस्पेक्ट टू, जितने भी विचारधाराएं हैं सभी को रिस्पेक्ट है, ऑल इंक्लूसिव है और व्यापक है। तो किसी भी मत को बिना समझे अस्वीकार नहीं करता। कोई भी, किसी ने अगर मत रखा है तो उसको समझेगा, जानेगा, बिना समझे या जाने अस्वीकार नहीं करेगा। फिर हर दर्शन दूसरे दर्शन के विचारों का अध्ययन करता है। जो हर एक दर्शन है वो दूसरे दर्शन के विचारों का अध्ययन करता है और साथ ही साथ तर्क और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालता है और साथ ही साथ मतभेद होने पर भी संवाद बनाए रखता है। यानी डिफरेंसेस है, मतभेद है, तब भी जो संवाद है, डायलॉग्स है, वो बनाए रखता है भारतीय दर्शन में। ठीक है, अब भारतीय दर्शन में विचार विमर्श की प्रक्रिया। अब विचार विमर्श की प्रक्रिया क्या है, यानी कैसे यहाँ पे विचार और विमर्श किया जाता है, वो यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, अभी तक सब क्लियर हो रहा है? एवरीथिंग इज क्लियर? क्लियर आ रहा है सबको? इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड? यस मैम, यस, यस ओके। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि विचार विमर्श भारतीय दर्शन में कैसे होता है। 3 लेवल्स है इसमें। सबसे पहला पूर्व पक्ष, यानी कि विरोधी मत को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाता है। जो विरोधी मत है, जो विरोधी आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसको पहले ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ रखा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा खंडन, उसके बाद उस मत की समीक्षा और तर्क पूर्वक आलोचना की जाती है। जो भी मत है उसकी लिटरेचर रिव्यू किया जाता है और लिटरेचर रिव्यू के साथ साथ वो तर्क पूर्वक उसकी आलोचना की जाती है। ठीक है, तीसरा उत्तर पक्ष, यानी जो मत है उसके रिलेटेड सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपने भी डिबेट्स में देखा होगा कि पहले क्या किया जाता है, पूर्व पक्ष रखा जाता है, जो भी विरोधी मत है उसको ईमानदारी से सुना जाता है या रखा जाता है, उसके बाद ही उसका खंडन होता है प्रॉपर लिटरेचर के साथ, प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ। जब उसका खंडन होता है तो उस खंडन से रिलेटेड जो भी सिद्धांत है वो सिद्धांत को फिर एंड में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको याद रखना है आपको, क्या, पूर्व पक्ष, खंडन और सिद्धांत, ये आपका भारतीय दर्शन का प्रोसेस है। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि न्याय दर्शन ने बोला कुछ, फिर न्याय दर्शन के मत को यहाँ पे समझने के बाद ही कोई भी दर्शन, जैसे कि न्याय दर्शन, ये सांख्य दर्शन में गौतम मुनि है ना, कुछ पॉइंट्स रखते हैं वो, ठीक है, वो पॉइंट्स का खंडन होता है। पहले पॉइंट्स आप ईमानदारी से प्रस्तुत किया जाता है, फिर खंडन होता है, आलोचना की जाती है, फिर उसके बाद सिद्धांत रखे जाते हैं। तो ये प्रोसेस है जो कि आपने शंकराचार्य, माधवाचार्य, ये सारी फिलोसफीज में देखा होगा। ठीक है, तो ये सब हमें देखना और समझना आवश्यक है। तो भारतीय दर्शन की समृद्धि ये है कि ये प्रत्येक जो शाखा है इसमें सब कुछ आता है और प्रत्येक दर्शन दूसरे दर्शनों का अध्ययन भी करता है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर फील्ड है, यानी कि सपोज आपका सोशल साइंस है, सोशल साइंस में अगर मेडिकल वैल्यूज की इंपॉर्टेंट है तो सोशल साइंस विल ट्राई hard to understand what is provided in the medical science and then only it will go towards other thing। जैसे कि उदाहरण के लिए वेदांत में जैन, बौद्ध, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, चार्वाक सभी मतों पर चर्चा मिलती है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा, और मतलब जो भी आपका आज का प्रेजेंट डे साइंस भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि पहले पूरी तरीके से हिस्ट्री को छाना जाता है, समझा जाता है और इसके बाद ही नए विचारों को लेकर आया जाता है। तो इसीलिए भारतीय दर्शन ज्ञान का विशाल भंडार माना जाता है। तो ये हो गया भारतीय दर्शन की समृद्धि। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो आगे अगर हमें भारतीय दर्शन को बढ़ाना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर हमें अपने भारतीय दर्शन को आगे लेके जाना है तो इसलिए क्या करना है? What we have to do?
इसी का कभी का रिसर्च करना है मैम, डीपली इसी दर्शन को हमें अलग अलग Research. पर्सपेक्टिव से जानना अलग-अलग पड़ेगा अभी, perspective. और भी देयर आर सो हम्म। मेनी थिंग्स आर देयर अभी, और उन सबको लेना पड़ेगा अभी, ट्रू पर ट्रू, विचार करना वेरी पड़ेगा। नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छे प्रिया जी। हाँ, और कोई? अगर भारतीय दर्शन को आगे लेके जाना है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट वी हैव टू डू? पहले तो उनके दर्शन को हम समझें, कंप्रेहेंड करें, फिर कंपेयर करें, उसकी जो कमी है वो बताएं, अच्छी बात है उनको ग्रहण करें। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो वैसे ही अपनी परंपरा तक सीमित नहीं रहना है, सबसे पहले यही बात। जैसा अनिल जी ने बोला, समझना है दूसरी परंपराओं को। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विश्व के सभी दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि प्रिया जी ने बोला, रिसर्च करना चाहिए, एक्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंड करना है पहले तो। फिर उसके बाद पूर्व और पश्चिम दोनों के विचारों को समझना चाहिए। वेस्टर्न में क्या बोला गया है, इंडियन में क्या बोला गया है, ये सबको समझना आवश्यक है। फिर नए विचारों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। जो नए विचार आने वाले हैं उसको स्वीकार करने की क्षमता को विकास करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। तो ये है भारतीय दर्शन के भावी आदर्श। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें कॉम्प्रिहेंड करना है कि क्यों हम दर्शन पढ़ते हैं। हमारी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी के साथ साथ हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को वास्ट कर रहे हैं। अभी समझ बहुत कम है, हर विषय में अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी लो, और इसी वजह से काफी टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होने का सवाल ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत पुअर है, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी लिमिटेड। तो इसलिए भारतीय दर्शन का ये कहना है कि हमें अपनी परंपरा से ऊपर जाके सोचना है, नई परंपराओं को भी समझना है, उसके बारे में भी विचार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको पाश्चात्य दर्शन का शाखाएं बताया है, राइट? अब पाश्चात्य दर्शन की शाखाएं के साथ साथ जो भारतीय दर्शन की जो कैटेगरीज है, इंडियन फिलोसफी के ब्रांचेस है, इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था। 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? आस्तिक। आस्तिक दर्शन। आस्तिक का अर्थ ईश्वर को मानने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैटेगराइजेशन ऑफ इंडियन फिलोसफी, वेदा। हाँ, आस्तिक वह है जो वेदों को मानता है। आस्तिक क्या है? जो वेदों को मानता है। तो मुख्य आस्तिक दर्शन षड दर्शन कहलाते हैं। वो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये है षड दर्शन। अब इसको याद करने के लिए बताया गया है, न्या वे सा यो नी वे, मतलब whatever you can use to just remember all these things। हो सकता है कि ये पूरे दर्शन षड दर्शन याद ना हो, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र बताया है। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये है कि सांख्य और मीमांसा भी ईश्वर को नहीं मानते। ये जो यहाँ पे आप कैटेगरी में देख रहे हो आस्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ईश्वर को मानना या नहीं मानना। यहाँ पे आस्तिक दर्शन का मतलब है कि वेदों को जो मानते हैं। पर जब डीप स्टडी किया जाए तो ये पता चला कि जो सांख्य दर्शन है और मीमांसा दर्शन है वो भी ईश्वर को नहीं मानते। सांख्य दर्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें पुरुष एंड प्रकृति, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को वहां पे डिफाइन किया गया है। वहां पे जो फिलोसोफर्स रहे, वहां पे जो थिंकर्स दार्शनिक रहे हैं, वो लोग भी ईश्वर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ईश्वर एज अ क्रिएटर गॉड वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं मिला है। पर और मतलब जैसे उनका यही मानना है कि जो वेद है, वैदिक जो चीजें हैं, बातें, उसको एक्सेप्ट करते हैं और इसी वजह से उसको आस्तिक कैटेगरी में दिया गया है। तो वेदों को स्वीकार करते हैं इसलिए वो आस्तिक है। और इवन मीमांसा भी कर्म कांड और ज्ञान कांड पे फोकस करता है। कर्म कांड यानी कि रिचुअल्स, ज्ञान कांड यानी कि नॉलेज, इस पे ही दोनों पे फोकस्ड है। तो वहां भी ईश्वर एज अ क्रिएटर गॉड को नहीं माना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये बात आप नोट डाउन भी करके रखिए, क्योंकि जब हम गॉड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से दर्शन ने गॉड को माना है, कौन से दर्शन ने गॉड को नहीं माना है, तो वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि सांख्य दर्शन ने और मीमांसा दर्शन ने ईश्वर को क्यों नहीं माना।
बट अभी तो आपको मालूम है कि ईश्वर को वो एक्सेप्ट नहीं किया है ये दोनों दर्शन ने, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक का अर्थ ईश्वर को न मानने वाला नहीं है। नास्तिक का अर्थ है जो वेदों को नहीं मानते। तो यहाँ पे मुख्य नास्तिक दर्शन में चार्वाक, बौद्ध और जैन आते हैं, जिनका वेदों पे विश्वास नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन में। यहाँ तक क्लियर है आप सबको, राइट? तो अभी तक हमने दर्शन के बारे में पढ़ा, फिर साथ साथ हमने देखा कि दर्शन की विशेषताएं क्या है, दर्शन में हम क्या करते हैं, फिर हमने कैटेगरी देखा पाश्चात्य दर्शन और साथ ही साथ भारतीय दर्शन, दोनों में क्या स्पेशलाइज्ड है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा इम्पोर्टेंट दर्शन है। फिर हमने देखा कि ये जो भारतीय दर्शन है उसकी कैटेगरी क्या है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यहाँ तक हमने अभी स्टडी किया। तो यहाँ पे आप लोग के लिए रिवीजन पॉइंट्स। सबसे पहला, भारतीय दर्शन को हिंदू दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जैन, बौद्ध, चार्वाक सभी भारतीय दर्शन शामिल है। और भारतीय दर्शन उदार यानी कि लिबरलिज्म और समन्वयवादी यानी कि इंटीग्रेटेड साइंस को फॉलो करता है। साथ ही साथ विचार विमर्श की जो प्रक्रिया है वो क्या है, पूर्व पक्ष, खंडन और सिद्धांत, ये है विचार विमर्श की प्रक्रिया। और साथ ही साथ भारतीय दर्शन विश्व के सभी विचारों को समझने की प्रेरणा देता है। और साथ ही साथ इसका दो भाग में डिवीजन है, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। तो अभी प्राचीन मतलब ये हमने इसका भी अर्थ जाना कि आस्तिक और नास्तिक क्या होता है, इसको भी हमने स्टडी किया है, ओके। तो आस्तिक वेदों को मानने वाला और नास्तिक वेदों को न मानने वाला, ये डेफिनेशंस आप लोग ध्यान में रखिए कि आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है। आस्तिक दर्शन षड दर्शन कहलाते हैं, इसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक दर्शन चार्वाक, बौद्ध, जैन। तो एक लाइन में अगर बोले तो भारतीय दर्शन सभी भारतीय विचारधाराओं को समन्वित रूप में अध्ययन करता है और इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं है उदारता, तर्क, संवाद और सत्य की खोज। मोस्टली डायलॉग पे फोकस करता है भारतीय दर्शन, ओके। और प्राचीन भारतीय परंपरा में आस्तिक और नास्तिक का आधार ईश्वर नहीं है, बल्कि वेदों की स्वीकृत या अस्वीकृत अवस्था है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को क्लैरिटी होगी अबाउट दिस दर्शन फिलॉसफी। थोड़ा बेसिक चीज आपको क्लियर हो रही है, फाउंडेशनल चीजें अबाउट द इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, दर्शन में क्या करते हैं, क्या रहता है, आस्तिक नास्तिक, ठीक है। अब आगे बढ़े या कुछ डाउट है? क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ओके। तो आस्तिक और नास्तिक का यहाँ पे दूसरा अर्थ भी बताया है। पहला अर्थ तो आपने जान लिया, ठीक है। दूसरा अर्थ है आस्तिक में जो परलोक यानी कि अगले जन्म मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है। और नास्तिक जो परलोक को नहीं मानते, ये भी एक प्रकार का डेफिनेशन है फॉर आस्तिक एंड नास्तिक। फर्स्ट तो वेद का हो गया, दूसरा ईश्वर का हो गया, और ये परलोक को मानना या नहीं मानना। तो यहाँ पे परलोक के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो जैन और बौद्ध दर्शन भी आस्तिक कहलाएंगे, क्योंकि वे भी परलोक को मानते हैं। और यहाँ पे चार्वाक का दर्शन नास्तिक ही रहेगा, क्योंकि वह ना तो वेद को मानते हैं और ना ही वो परलोक को मानते हैं। तो अगर हमने कैटेगराइज किया है इंडियन फिलॉसफी को आस्तिक और नास्तिक में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वेदों के मानने या ना मानने के बेसिस पे किया है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और भारतीय दर्शन में अगर वेद का स्थान देखें कि वेद का स्थान क्या है, जो कि आप एनीवे जब आप रिलीजियस स्टडी पढ़ेंगे तो वेद के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। बट यहाँ पे भारतीय दर्शन में अगर वेद का स्थान देखें तो बहुत ही प्राचीन है और महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में माना जाता है, ओके। और भारत की अधिकांश दार्शनिक परंपराएं जो है वो वेदों से प्रभावित होती है। आप लोग को कुछ आइडिया है अबाउट वेद
मतलब कुछ इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में या आपकी लर्निंग्स में वेदों से? किसी ने पढ़ा है, किसी ने समझा है, कोशिश किया है वेद को पढ़ने की? नहीं, नाम तो मालूम है मैडम, पढ़ा नहीं। ओके, ठीक है। और कोई नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है? ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप जो वेद का प्रभाव है भारतीय दर्शन में वो देखते हैं। दो प्रकार का इन्फ्लुएंस हुआ है। सबसे पहला जो वेदों को मानने वाले दर्शन यानी वेदानुकूल दर्शन है, यानी जो वेदों के प्रमाण को मानते हैं, उनमें जो मुख्य है मीमांसा, ठीक है, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। जैसे आपका म्यूजिक में भी काफी जो अलंकार लिए गए हैं, जो म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम होगा कि जो अलंकार है ये सब सामवेद से आया है। तो आज हम प्रैक्टिस तो करते हैं ये सारी चीजें, बट हमें पता नहीं कि ये आया कहाँ से। तो सामवेद से आया है, जहाँ पे म्यूजिकल और जो भी मंत्र है, चैंटिंग है, जाप है, वो सब चीजें सामवेद से ली गई है। वैसे ही आयुर्वेद जो हम प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ फॉलो करते हैं, वो भी वेदों से ही आया हुआ है। तो ये सब हमारी प्रैक्टिस में है, बट उसका वो आया कहाँ से, एक्चुअल ओरिजिन कहाँ है, ये इसका हमें ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो मुख्य जो नॉलेज है, मुख्य जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी है जो वेदों को प्रमाण मानते हैं, उसमें मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिका, जिसको षड दर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे योग भी आता है जो कि ये षड दर्शन में आता है। तो वेदों को जो न मानने वाले या वेद विरोधी दर्शन है, उसमें मुख्य है चार्वक, बौद्ध और जैन। ओके, तो मीमांसा और वेदांत का संबंध वेदों से कैसा है? जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कर्म कांड और ज्ञान कांड के बारे में। कर्म कांड में क्या होता है? कर्म कांड में यज्ञ, पूजा और धार्मिक कर्मों, ये सब कुछ कर्म कांड में आते हैं। वैसे ही इसमें इसको हम पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि ये कर्मों पे आधारित है। तो मीमांसा जो है ना दर्शन, वो दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ। पूर्व मीमांसा जो कि कर्म कांड पे बेसिस है, बहुत ही रिचुअलिस्टिक है। फिर ज्ञान मीमांसा जो कि रिचुअल से अलग है, जो कि इंपॉर्टेंस देता है क्वेश्चंस पे, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, ये सारी चीजों के आंसर्स जो उत्तर मीमांसा है उसमें हमें देखने को मिलता है। तो जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं। और इसी दर्शन पे आधारित वेदांत कहलाता है, यानी जब वेदों का अंत हुआ ना, वेदों का अंत, दैट इज वेदांत। और वेदांत को ही हम उपनिषद भी बोलते हैं। उपनिषद अगेन जो गुरु के पास बैठ के जो शिक्षा ली जाती थी, दैट इज कॉल्ड एज उपनिषद। तो इसे उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे आने वाली क्लासेस में कि कैसा रहा है भारतीय परंपरा। मोस्टली फोकस करेंगे भारतीय परंपराओं पे, उसकी विचारधाराओं पे, और ये विचारधारा कैसे अन्य दर्शनों पे इम्पैक्ट लाती है और कैसे अन्य दर्शन इस पे प्रभावित होते हैं। तो ये सारी चीजें हम ये पर्टिकुलर कोर्स यानी कि कंपैरेटिव फिलोसफी में अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीजें। ओके, तो अभी तक आप लोग को कितना समझ आया, आप लोग एक एक करके बता सकते हैं, स्टार्टिंग से जो भी दर्शन से हमने पढ़ना शुरू किया है। मैडम आपने भारतीय दर्शन में तो हम सभी वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, नैष्ठिक ये सारे आ जाते हैं। और जो वेस्टर्न फिलोसोफर इज टोटली बेस्ड ऑन फिजिक्स, भौतिक, साइकोलॉजी, जैविक, बायोलॉजी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इज साइकोलॉजी इज बेसिस पर भारतीय दर्शन, I mean sorry, Western philosophy is based on that. और दर्शन आपने यही बताया कि सम्यक दर्शन, व्हाट इज राइट नोइंग, राइट डूइंग, राइट नॉलेज, वही बात हुई कि भाई दर्शन का अर्थ ये हुआ। और मैडम Yes, वही very nice. दोनों का डिफरेंस आपने देखा। हाँ,
दर्शन और का कोई ही बताइए। अर्थ हाँ। बताइए कि क्या भाई मतलब दर्शन को हमें समझना है यहाँ पर दोनों ही रूपों में। और बताएं मैडम, आपने जो षट दर्शन है, जो भारतीय दर्शन है, ये वेदों को मानते हैं और बाकी लोग वेदों को नहीं मानते, यही आस्तिकता का आधार है। आस्तिकता का आधार गॉड में विश्वास होना नहीं है, बल्कि वेदों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो True. चारवाक एक ऐसा है कि ना तो भगवान को मानता है, ना परलोक को मानता है, यानी पुनर्जन्म को उसको पुनर्जन्म को नहीं मानता, इसलिए वो 100% नास्तिक है। लेकिन अगर नास्तिकता का दृष्टिकोण खाली वेद लिया जाए तो जैन जो है, जैन को इसलिए नास्तिक कहा गया, लेकिन गॉड को मानता है, इसलिए वो जनरल वर्ड में तो आस्तिक है। ये आप बताएं। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी नाइस। हाँ, और बताइए, और क्या क्या सीखा आपने? मतलब ये सब सब्जेक्ट तो आपके लिए एकदम नए होगा ना, एकदम पहली बार आप सुन रहे होंगे, सबको समझ रहे होंगे दर्शन को, और दर्शन क्या होता है, विशेषताएं क्या होती है, दर्शन दर्शन कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। तो इसमें आपको इसमें खास क्या लग रहा है? व्हाट डू यू थिंक कि ये सारी चीजें हमको सीख के क्या मिलेगा, और मतलब इससे हमारा किस प्रकार का विकास होगा? मीमांसा में बताया कि सबसे ज्यादा कर्मकांड एक्चुअली मीमांसा में है, जो कि ऋग्वेद से लिए गए हैं। एक्चुअली ऋग्वेद से ही वो लिए गए हैं कर्मकांड वगैरह, बाद में उन्होंने फिर ज्ञान पे भी जोड़ दिया है। तो इस तरह से पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा हो जाती है। बिल्कुल सही। मतलब वेदों का ही विश्लेषण करके ये सारे स्कूल्स एक एक थॉट्स को, वेद के थॉट्स को आगे लेके जाते हैं। उपनिषद भी सब वेदों पे आधारित हैं, उन्हीं के एक एक कांड पे जो है वो उपनिषद लिखे गए हैं सब। उपनिषद इज मोस्टली द डिस्कोर्स, जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद है ना, जो डिस्कशन होते हैं, वो मोस्टली उपनिषद में आता है। तो जो गुरु जो भी है, जो भी आचार्य है, जिन्होंने वेद की लर्निंग की, अब उसका प्रैक्टिकल लेसन्स कैसे होगा, उसको हम रियल लाइफ में कैसे उतार सके, वो हम उपनिषद में देखते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज है उपनिषद में। नचिकेत की स्टोरी है, जब नचिकेत जो है जब मतलब जाके पूछता है यम से, यमराज से, क्वेश्चंस अबाउट डेथ, क्वेश्चंस अबाउट लाइफ, तो वो स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। वो इसलिए समझाया गया कि अगर कोई एक ऑर्डिनरी ह्यूमन ये सारी चीजों को समझने का प्रयास करे तो उसको समझ आएगा कि डेथ क्या है, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, व्हाट इज रियलिटी, है ना। तो ये काफी कड़ा विषय लग जाता है कुछ लोगों को, क्योंकि वही है दिक्कत की बौद्धिक विकास लिमिटेड है ना। बौद्धिक विकास जो हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए हमारी बुद्धि का, वो लिमिटेड है। तो इसी वजह से जो भारतीय दर्शन है वो फोकस करता है कि बौद्धिक विकास किया जाए। इसलिए किया जाए ताकि बाद में जो बहुत बड़ी बड़ी समस्या है, चीजें हैं, उसको जो समझने का जो प्रयास है वो चलता रहे। तो इसमें काफी मतलब जो उपनिषद जैसा आप बोल रहे हो ना, उपनिषद में काफी स्टोरीज है चीजों को समझने के लिए, चीजों को जानने के लिए। ठीक है, तो उपनिषद पे तो उतना डिस्कशन नहीं करेंगे, बट इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, और बताइए इसके अलावा। एक बार रिवीजन पे मैं बता देती हूँ क्या क्या लिया गया लास्ट से। हमने समझा कि भारतीय दर्शन जो है समन्वित है। समन्वित माने क्या? इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और इसमें उदारता यानी लिबरलिज्म, तर्क, संवाद और सत्य, इसकी खोज की जाती है। ओके, फिर हमने देखा कि भारतीय दर्शन सिर्फ हिंदू नहीं है, इसमें सब कुछ आता है, जैन, बौद्ध, चार्वाक सभी। फिर हमने विचार विमर्श की प्रक्रिया देखी। क्या प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया है, कौन सी है? पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। हाँ, फिर हमने ये भी देखा कि भारतीय दर्शन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन सी कैटेगरीज? आस्तिक और नास्तिक। और हमने देखा कि षड दर्शन कौन कौन से है? कौन कौन से षड दर्शन बताइए? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हमने षड दर्शन देखा, और फिर साथ ही साथ इसके पहले हमने विशेषताएं देखी भारतीय दर्शन की,
कि वो कैसे हर एक विचार को सम्मान मानता है, दूसरे विचारों का अध्ययन करता है, ये हमने जाना। ठीक है, तो भारतीय दर्शन यानी ऐसा दर्शन जो सारी परंपराओं को साथ में लेकर आगे बढ़ता है। फिर हमने देखा भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है। आप बता सकते हैं भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? सत्य की खोज मैम। सम्यक दर्शन, मोक्ष। मोक्ष और सम्यक दर्शन, वेरी नाइस। और पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य तर्क। तर्क, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति, वैज्ञानिक विश्लेषण, ये हो गया पाश्चात्य दर्शन का लक्ष्य। तो हमने फिर एकदम प्रॉपर तरीके से डिफरेंस देखा कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में डिफरेंसेस क्या क्या है, ये हमने समझा, दोनों का उद्देश्य समझा यानी कि पर्पस। और फिर हमने पाश्चात्य दर्शन के भी मुख्य शाखाएं देखी। कोई बता सकता है कि पाश्चात्य दर्शन की मेन ब्रांचेस कौन कौन सी है? मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा, फिर तर्क, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी आता है। आप तो पेपर आउट कर देती है मैडम, सब तो सामने रखा हुआ है। हाँ, उनका पेपर आउट कर देती हैं, सब स्क्रीन पे आ रहा है ना, जो आप पूछती हैं वो स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, इससे तो बट बोलना तो है ना आपको, फिर भी कोई नहीं बोलता है। मैं तो यहाँ पे आपको मतलब शो भी कर रही हूँ कि क्या क्या है। तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, मूल्य मीमांसा, ये मुख्य शाखाएं हैं वेस्टर्न फिलोसफी के, पाश्चात्य दर्शन के। एक्सियोलॉजी के बारे में कभी नहीं सुना मैडम, एक्सियोलॉजी कभी नहीं सुना। एक्सियोलॉजी, मूल्य मीमांसा सुना है ना आपने? आप जो जीवन विज्ञान पढ़ रहे हैं वो क्या है? नहीं, वो मतलब तो एक्सियोलॉजी वर्ड के अंदर ही आता है ना। वो मूल्यों के ही बारे में समझ रहे हैं ना, मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो एक्सियोलॉजी के अंदर ही आता है। जैन लॉजिक भी पढ़ रहे हैं आप, जैन एपिस्टेमोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, आचार शास्त्र पढ़ रहे हैं, एथिक्स, हिस्ट्री एंड कल्चर, ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स। तत्व मीमांसा आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया, मतलब ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स यू आर टेकिंग। सारे ही सब्जेक्ट्स जो कि वेस्टर्न फिलोसफी में जो कैटेगराइजेशन किया है उसके रूप में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली अभी का एजुकेशन सिस्टम जो है वेस्टर्न फिलोसफी से बहुत ज्यादा ही इंस्पायर्ड है। जैसे वो बताते हैं विश्लेषण करके चीजों को पढ़ने का, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना मैडम, उसका पीडीएफ दे दीजिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लिखना तो मतलब सिस्टमेटिकली भी नोट तो बिल्कुल कर ही नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट्स भी नहीं नोट कर पा रहे हैं। अच्छा, जब तक आप पीडीएफ नहीं देंगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको दे दूंगी, बट ये सारे पॉइंट समझने का विषय है कि आपको समझना है कि क्या है भारतीय दर्शन, इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए तो उन्होंने भारतीय परंपराओं के बारे में बताया कि भारतीय परंपराओं में कैसे मोक्ष के बारे में पढ़ा जाता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद ही वो जो फॉरेनर्स थे, वेस्टर्नर्स से उनका इंटरेस्ट आया कि वो यहाँ पे आए और सीखे कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी क्या है, मोक्ष क्या है, सत्य क्या है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा भी था कि भारतीय दर्शन जो कि एकदम हिडन था उसके बारे में लोगों ने जानने का इंटरेस्ट दिखाया, सीखने का इंटरेस्ट दिखाया। बट ये नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोग सरफेस लेवल पढ़ के सेटिस्फाई हो जाते हैं, गहराई में उतरने का प्रयास नहीं करते। गहराई में उतरने का प्रयास यानी कि उसके रूट में जाके देखना, ये परंपरा कहाँ से आई है उसको स्टडी करना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में देखना। बट ऐसा सिस्टमेटिक कोर्स जब हम करते हैं तो उसमें काफी चीजें क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम परंपराओं को एकदम रूट से जाके देखने का कोशिश करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी हमारे मिसकंसेप्शंस है, जो हम नहीं सीखना चाहते, नहीं जानना चाहते, उसका क्या महत्व है, जो सीखना चाहिए उसको क्यों सीखना है, ये सारी चीजें A to Z क्लियर हो जाती है। तो मेनली हमको फोकस यही करना है कि समझे ये सारी बातों को, अंडरस्टैंड इट, लेट अस अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो पॉइंट्स नहीं समझ आ रहा है उस पे थिंकिंग करेंगे, विचार करेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो पीडीएफ तो आपको मिलेगा नो डाउट। वैसे मेरा प्लान नहीं था कि पीडीएफ वगैरह कुछ बना के पढ़ाना है, बट
स्टिल मैंने पॉइंट थोड़े नोट डाउन कर लिए ताकि इजी हो आप लोग को भी समझने के लिए। बट मैडम एनीवेज, आपने मेटाफिजिक्स की जो पीडीएफ दी है ना, हम लोगों के लिए बाइबल बनी हुई है। फैक्ट है, मतलब वो कोर्स खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे लिए इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि टू दी पॉइंट मतलब चीज को देख के रिकॉल कर सकते हैं, बहुत जल्दी याद आ जाता है। यस यस, दैट इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। मैम एक बेसिक क्वेश्चन मैम, एक्चुअली अन्य दर्शन क्यों पढ़ना चाहिए हम? अन्य बेसिक दर्शन क्यों क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअली हमको मालूम है जैन दर्शन बेस्ट है अभी तक, लाइक एडवांस्ड है सभी। नहीं, फिर ऐसा अन्य दर्शन पढ़ने से ही हमारे धर्म का हमारा दर्शन का वैल्यू हमें पहचान होता है। ऐसे बहुत सवाल आते हैं, पर धीरे हाँ। धीरे आप जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपकी बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत ऐसे, जब मैंने बोला ना लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग वी हैव, और जैन दर्शन में ही अनेकांतवाद को प्रमोट किया है, मतलब ऑल राउंड पर्सपेक्टिव से हमें सत्य की खोज करना है। तो फिर आपसे ही सवाल पूछती हूँ, जब जैनिज्म में अनेकांतवाद के बारे में बताए हैं कि ऑल राउंड पर्सपेक्टिव से हमें सोचना है, देखना है, तो हम क्यों ना पढ़े? व्हाई वी शुड नॉट स्टडी? थोड़ा तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या है, व्हाट इज दिस। हाँ अनिल जी बताइए। हाँ, क्वेश्चन नहीं समझे ना, क्वेश्चन नहीं समझे, क्या नहीं समझे? क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ। किसका? स्वरूप जी का? नहीं, आपने जो अभी पूछा। हाँ, नहीं, मैंने आपको बोला कि जब जैनिज्म में अनेकांतवाद की दृष्टि से, मैंने अनेकांतवाद के बारे में इतना बताया है कि हमें अगर सत्य की खोज करनी है तो हमें अनेकांतवाद यानी ऑल राउंड पर्सपेक्टिव, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जब हमें चीजों को देखना है, तो जब अनेकांतवाद ही हम दर्शन में लेकर आते हैं और सारी परंपराओं के बेसिस पे हम सत्य को देखने की, समझने की कोशिश अगर करते हैं, है ना, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? नहीं, वो तो बेस्ट है। अनेकांतवाद के मतलब डिफरेंट व्यूज हम ले रहे हैं ना, डिफरेंट नए ले रहे हैं, तब उसको होल समझना, उसको देखना चाह रहे हैं। तो जब तक हम डिफरेंट नए को नहीं समझेंगे, आंशिक उनको नहीं समझेंगे, तब तक वो हम सही बात पे पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसलिए अनेकांतवाद तो थ्योरी बहुत बेस्ट है। हाँ एग्जैक्टली। तो जब जैनिज्म में इतना बढ़िया जब अनेकांतवाद का बताया है, तो उसके बेसिस पे बाकी परंपराओं को देखना, समझना, ये तो बनता है ना, जरूरी, ये तो बिल्कुल बनता है। बनता है, बिल्कुल। क्योंकि अगेन हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो लिमिटेड है ये सब चीजों को लेके। जब हम बाकी को भी देखते हैं, परंपराओं को एक अलग दृष्टि से समझते हैं, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वास्ट होती जाती है, जो भी दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग सब क्लियर होती जाती है। मेरा एक चिंतन और भी है कि जैन फिलॉसफी सबसे अच्छी है, हम मानते हैं सब कुछ है, कर्म का सिद्धांत दिया है, बहुत अच्छा है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आइडियल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उस चीज को हम देख नहीं सकते। हमारी कोई घटना, हम इस जन्म में क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, हमको नहीं पता। हम दुख पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं, हमको नहीं पता। तो उस थ्योरी को अगर आप जैसे साइकोलॉजी से कंपेयर करें, कर्म सिद्धांत को साइकोलॉजी से आप मानसिक उससे आप मेंटल उससे लें, तो उसमें क्या करते हैं कि वो हमारी मेंटल थ्योरी को स्टडी करके वो निकाल लेते हैं कि हमारा मनोदशा क्यों है, क्या है। तो जब स्पेसिफिक और उस पर जाते हैं तो हम चीज को पर्टिकुलर पॉइंट पे कर सकते हैं और उसका हम इलाज कर सकते हैं। लेकिन कर्म थ्योरी पे ऐसा हुआ होगा तो उससे हम इलाज नहीं कर पाते। जो मेरा अपना चिंतन है कि हम वी कैन नॉट फाइंड आउट मेडिकली, वी कैन नॉट फाइंड आउट। सिद्धांत अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल हम उसको कैसे लाएं, वो कर्म थ्योरी में नहीं आ पाता, मेडिकल थ्योरी में आता है। कि हमने, किसी ने हमसे कुछ कहा, हमारी मनोदशा बिगड़ी, हमारे भाव बिगड़े, तो वो स्टडी करते हैं कि हमारे भाव क्यों बिगड़ रहे हैं, सदियों से मियाँ बीवी में भी नहीं पट रही है, तो क्यों नहीं पट रही है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उस बात को पकड़ लेता है और उस ग्रंथि को तोड़ देता है, तो वो इलाज हो जाता है। कर्म की थ्योरी में क्या है, कर्म अब पता नहीं हमारी बीवी लड़ाई चल रही है, पिछले हमने जन्म में लड़ाई की होगी इसलिए अब ऐसा हो रहा है, दिस गिव्स नो सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा फर्क है, दोनों का परसेप्शन अलग अलग है, लेकिन जो स्पेसिफिक बताया जाता है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में, वो इसलिए अच्छा है कि स्पेसिफिक पे हम चोट करते हैं। हमारी कार में कहाँ कौन सी खराबी है, कौन सा पार्ट खराब है, उस पर हम चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम होलसम देखें। हमारे कर्म खराब थे इसलिए गाड़ी खराब हुई, वो तो हुई,
लेकिन कहाँ हम ठीक करें, किस पार्ट को हम ठीक करें, वो हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से समझ सकते हैं। वेरी नाइस एनालिसिस। मतलब सही बात है, प्रैक्टिकल तो होना चाहिए। जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसको जब तक अनुभव ना करें तब तक हम उस पर विश्वास हमारा कम रहता है। जो चीज को हम पूरी तरीके से अनुभव कर ले उस पर ही विश्वास हमारा पूरा हो जाता है ना। इसके तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स है डेली लाइफ में भी। किसी ने आपको बोल दिया कि ये वो रेस्टोरेंट में जाके देखिए खाना बहुत अच्छा है, आपको विश्वास कैसे हो जाएगा? होगा? किसी को विश्वास होगा? नहीं होगा ना। जब तक हम खुद जाके वहां पे खाना टेस्ट ना करें तब तक वी विल नॉट नो कि वहां पे क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। वैसे ही ये दर्शन का भी देख रहे, जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे, खुद उसको अपने जीवन में लेके नहीं आ रहे, तब तक उसकी वैल्यू सिर्फ एक कोरा ज्ञान है। इट्स जस्ट एम्प्टी थॉट्स ना। तो जैसे कि अभी दार्शनिकों ने भी बोला है कि एम्प्टी थॉट्स जो है इट्स नॉट मतलब जो एम्प्टी थॉट्स है, एम्प्टी परसेप्ट जिसको बोल रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो जब तक वो थॉट्स आप कन्वर्ट ना करो रियलिटी में तब तक वो इट्स नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ऐसे काफी आपको इंटरेस्टिंग थॉट्स मिलेगा। मेन वही हमारा इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जो है वो रहना चाहिए, और उसको लेकर हम कैसे अपनी बुद्धि का विकास कर रहे हैं, कैसे हम नए थॉट्स को आगे लेकर आ रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो अगेन इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और हमारा थॉट प्रोसेस जो है उसको भी एक नया डायरेक्शन मिलेगा, चीजों को समझने का एक नया तरीका मिलेगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग हमारी जो है वो थोड़ी सी अभी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, तो वो अंडरस्टैंडिंग और वास्ट होगी और बहुत चीजें मिलेगा। टॉलरेंस जो है, टॉलरेंस का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। जो हम सहिष्णुता पढ़ते हैं, वो भाव पढ़ते हैं, बट उसको लेकर आते हैं क्या लाइफ में, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन। तो वो सारी चीजें, ये पर्टिकुलर दर्शन, ये पर्टिकुलर फिलोसफीज पढ़ के, जान के, समझ के हमें उसका महत्व समझ आएगा। सो अगेन इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि पहले से कोई प्री कंसेप्शंस नहीं रखना है ये सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। पहले से नहीं सोचना है कि ये बोरिंग है, ये ऐसा है वैसा है, उससे मजा फिर चला जाता है। टेक इट एज समथिंग न्यू। जैसे कि अभी जो एक फिलोसोफर लॉक बोलते हैं ना कि माइंड इज एन एम्प्टी स्लेट, एम्प्टी स्लेट है। वहां पे आप जो भी विचार डालोगे दैट इज ऑल गोइंग टू बी देयर, है ना। माइंड एम्प्टी स्लेट है, आप जो भी अभी कर रहे हो, अनुभव ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, दैट इज मेकिंग योर कॉन्शियसनेस। वो हमारे कॉन्शियसनेस का फूड है। सो टेक इट, डोंट टेक इट वेरी लाइटली, it is all your food for consciousness, so we have to just take it in a better way, है ना। Okay, so we will just close this session, or next class we will meet and continue with the discussion that we were doing. Okay, so keep thinking, keep learning, है ना। ठीक है। Okay then, जय जिनेंद्र, thank you.